कंजर्वेशन और मैकेनिकल में हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। अब बच्चे लोग कह रहे थे कि रोटेशनल देख कर दीजिए, तो आप घबराइए मत, है ना। जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो हम कर देंगे, ठीक है। आप एक एक करके सीखना शुरू करो। और ये लॉकडाउन आसान से नहीं जाने वाला है, लंबा खींचेगा। तो देखो जैसे कोई स्प्रिंग है, और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के हो, तो जरा स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में सीखते हैं, ठीक है। स्प्रिंग के कुछ प्रॉपर्टी है वो सीखते हैं। तो हम लोग मासलेस स्प्रिंग एज्यूम करके चलेंगे। और एक लिखो स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग is inversely proportional to its natural length. Inversely proportional to its natural length. K बराबर C by L, where L is the natural length and C is a constant. L is the natural length and C is the constant. और C जो है सो constant है, ठीक है। L लिखो, natural length of the spring. नेचुरल लेंथ मीन्स अनडिफॉर्म्ड लेंथ, ठीक है। सो सी इज ए कांस्टेंट, और सी जो है एक स्प्रिंग का सेम रहेगा, उसको काट भी देंगे तब भी। एल लिखो, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग और अनडिफॉर्म्ड लेंथ। अब प्रॉब्लम लिखो, इफ ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज कट इनटू 3 equal parts, then find its spring constant. सिस्टम को पॉज करके इसको कर डालो, खुद कर डालो। आई होप आप कर डाले। तो K बराबर हो गया C बाय L। अब जो हमारा K डैश है वो L हो गया L बाई 3। तो L बाई 3 करो तो ये 3C बाई L हो जाएगा, एंड दैट बिकम्स 3K। तो K डैश इक्वल्स हो गया बच्चों 3K। अब लिखो, रिपीट द प्रॉब्लम। इफ इट इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स, कर डालो पॉज करके, n इक्वल पार्ट्स। तो मेरे बच्चों का आंसर आ गया होगा NK। नेक्स्ट लिखो, ए स्प्रिंग ऑफ ए स्प्रिंग कांस्टेंट K इज कट इनटू 2 parts having length in the ratio n is to 1. A spring of a spring constant K is cut into 2 parts having length in the ratio n is to 1. Then find the spring constant of each part. Find a spring constant of each part. तब प्रत्येक हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट निकालो। सिस्टम को पॉज करो, वीडियो को रोक दो और खुद कर डालो। ये इंपॉर्टेंट है, बिना किए सॉल्यूशन नहीं देखना है। तो मेरे बच्चे, लेंथ का जो रेशियो है L1 बाय L2, हम ये एवरेज मानते हुए कि आप बहुत तेज़ नहीं हो मैथमेटिक्स में, उतना नहीं कर सकते मैनिपुलेट, तो मैं सीधा करता हूँ, ठीक है। अब L1 प्लस L2 जो होगा वो L है। तो यहाँ L1 का वैल्यू पुट कर दें, इसको इधर ले जाओ, तो L1 इज, यहाँ से देख लो, L1 इज NL2। इसमें पुट करो तो NL2 प्लस L2 बराबर L।
यहाँ से L2 कितना हो जाएगा, L2 कॉमन लेके निकाल लो, L/n+1। अब इसी तरह L1 निकाल लो, L1 इज n टाइम्स L/n+1। अब यदि मैं स्प्रिंग कांस्टेंट निकालूं तो मेरा K बराबर है C/L, K इक्वल टू है C/L, तो K1 हो जाएगा C/L1, तो C/L1 विल बी NL इंटू n+1, तो C/L इज K, हाउ मच यू आर गेटिंग, n+1 upon n into K. This is the K1. Now can you calculate K2? Yes. That is C/L2. L2 का वैल्यू यहां से पुट करो, L2 का वैल्यू यहां से पुट करो, तो L into n+1 and this is equals to K into n+1. ठीक है, देखो, इफ ए स्प्रिंग इज कट इनटू 3 पार्ट्स, सिस्टम को पॉज करके उतार लो। इफ ए स्प्रिंग इज कट इनटू 3 पार्ट्स हैविंग लेंथ इन द रेशियो 1:2:3, having length in the ratio 1:2:3, 1:2:3, then find the ratio of their spring constant, ratio of their spring constant। सिस्टम को पॉज करके कर डालो, वीडियो रोक दो और कर डालो। रेशियो ऑफ देयर स्प्रिंग कांस्टेंट, उनके स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो निकालो। आई होप आप कर डाले। और बच्चे देखो तो आपका करेक्ट आंसर होगा 3:2:1, उलट जाएगा। देखो तो बच्चों, सही किए हो, सही किए हो, ये गलत है। ऐसा नहीं होगा 1:2:3 तो 3:2:1। एक्चुअली ये लेंथ का रेशियो है और के लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करोगे तो 1/1 होगा, 1/2 होगा, 1/3 होगा। अब इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6:3:2 शुड बी द आंसर। 6:3:2 शुड बी द आंसर, इज इट? द रेशियो मस्ट बी 6:3:2। ठीक है, लिखो, इफ ए स्प्रिंग ऑफ ए स्प्रिंग कांस्टेंट K is cut into इससे पहले थोड़ा ये भी देख लो प्रोपोर्शनैलिटी वाला, जो हम लोग n:1 किए थे उसको देख लो। ऐसे भी कर सकते थे, वो तो L1 L2 करके किए हो। थोड़ा मैथ आता हो तो लेंथ का रेशियो था n:1, ये L1:2 L2 था, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। x इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, nx इज टू क्या कर सकते हो बोलो, nx, और दूसरे कह सकते हो x, और nx अब प्लस x ही, मतलब पहला लेंथ कह दिए nx और दूसरा लेंथ कह दिए x, ऐसे भी कर सकते हो। तो nx पहला लेंथ, x इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। आता है आपको ऐसे करने, मैथ आता है इतना। अब 1 हो गया x, ये ही हमारा l है, इससे हमारा x कितना हो जाएगा बताओ, L/n+1। इसलिए पहला वाला लेंथ कितना हो जाएगा, nx, तो NL/n+1, तो यही L1 हो गया, और यही हमारा x जो है सो L2 हो गया। इसलिए इससे तुरंत निकल जाएगा आपका L1 L2 तुरंत आ गया। L1 L2 निकाले का दूसरा तरीका भी बताए थे, ठीक है। इसलिए K1 निकालना होगा तो C/L1, तो NL/ बोलो n+1, तो C/L इज K। तो कोई ऐसे भी मैथमेटिक्स लगा देगा तो उनका सही है, ठीक है। तो ये तो आपको इतना आता होगा कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें
और सबको ऐड करें तो उस फिजिकल क्वांटिटी के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं पूछूं कि इफ़ ए स्प्रिंग ऑफ ए स्प्रिंग कांस्टेंट के, लिखो इफ ए स्प्रिंग ऑफ ए स्प्रिंग कांस्टेंट के is cut into 3 parts having length in the ratio 1:2:3, having length in the ratio 1:2:3, find the spring constant of each part। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो रोक दो, सिस्टम को रोक दो, पॉज कर लो और इसको कर डालो, इसको कर डालो। आई होप इसको रोक के आप कर डाले। तो 1:2:3 है, तो एक को x कह दें, दूसरे को 2x कह दें, लेंथ हुआ, अब प्लस 3x कह दें, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू l। तो इनको जोड़ोगे तो कितना x आएगा? 6x। ये मैथ आना चाहिए। तो x बराबर बोलो l/6। दूसरा 2x होगा, 2x बोलो l/3। तीसरा 3x होगा, 3x बताओ l/2। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो, इसलिए k1 हो जाएगा c/l1। l1 इज x, तो l/6 हो गया। इज इट 6k? K2 जो है, तो इस तरह से भी रेशियो आप क्लास 6 में पढ़े होंगे। ये K2 है, तो ये हो जाएगा c/l2। l2 इज 2x, तो l/3। सो दिस इज 3k। K3 इज c/3x, लेंथ इज 3x, तो l/2, दैट इज 2k। तो ऐसे भी जल्दी जल्दी रेशियो निकाल सकते हैं। मैथ वालों को कोई दिक्कत नहीं होता। जो बायोलॉजी वाले हमारे प्यारे बच्चे हैं, वो इस रेशियो में थोड़ा उलटने लगते हैं। अब ये हमने स्प्रिंग कांस्टेंट का आइडिया दिया आपको। अब हम ये एज्यूम करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग जो है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, न कि उसको डिराइव करने जा रहे हैं। तो ये एक चीज याद रखो कि कोई स्प्रिंग यदि नेचुरल लेंथ पे है, नेचुरल लेंथ को कहते हैं अनडिफॉर्म्ड लेंथ, अनडिफॉर्म्ड लेंथ। ठीक है, तो स्प्रिंग यदि अपने अनडिफॉर्म्ड लेंथ पे है, उसी को नेचुरल लेंथ कहते हैं, इज L0। मतलब इसी कौन लेंथ भी कहते हैं NL। NL मतलब नेचुरल लेंथ। तो स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ पे होगा, अनडिफॉर्म्ड लेंथ होगा, तो उसमें उसको उस लेंथ को मेंटेन करने के लिए नाइदर वी हैव टू पुल इट नॉर वी हैव टू पुश इट। ठीक है, ना तो खींच के रखना पड़ेगा, ना तो दबा के रखना होगा। इट विल मेंटेन इट्स नेचुरल लेंथ। और ऐसे में हम लोग स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको 0 लेते हैं। अब यदि हम इसकी लंबाई बढ़ा दें, तो ये माना जाता है कि ये जो स्प्रिंग के कॉइल हैं उसमें जो एक्सटेंशन है वो यूनिफॉर्म है। जो यहाँ सेपरेशंस में बढ़ोतरी हुआ होगा, जो आपका स्प्रिंग का कॉइल है स्पाइरल फॉर्म में, वो बराबर बराबर यूनिफॉर्मली है, ऐसा एज्यूम करते हैं। अब इसका लेंथ हमने बढ़ा के कह दिया L0 प्लस x। तो व्हाट इज द इंक्रीज इन द टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग? x। तब मेरे बच्चे इस दोनों एंड पे, आई होप ये हॉरिजॉन्टल है, दोनों एंड पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा करके यू हैव टू मेंटेन दिस लेंथ।
वी हैव टू मेंटेन दिस लेंथ। अब जरा सोचो, पहले याद करो कि इसका जो पोटेंशियल ये है उसको मैं u बोलूँगा। u बराबर होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। x क्या है बताओ? x है, पहले सुन लीजिए बाद में लिखा देंगे। x है इंक्रीज इन द टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। x क्या है फिर से सुनो, इंक्रीज इन द टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। अब मेरे बच्चे बताओ कि एक्सटेंशन में एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव वर्क किया कि निगेटिव? तो जैसे सपोज करो एक हाथ को फिक्स कर दें, इसी हाथ को फिक्स कर दिए, इसको इस एंड को हमने फिक्स कर दिया और इस एंड से पुल कर रहे हैं। तो बताइए मैंने फोर्स किधर लगाया? बाहर। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? बाहर। तो मैंने फोर्स भी बाहर लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी बाहर हुआ, तो आखिर मैंने कैसा वर्क किया? पॉजिटिव वर्क किया। तो फोर्स भी बाहर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी बाहर की तरफ, इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट हैज डन पॉजिटिव वर्क, एंड दैट पॉजिटिव वर्क इज अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, बिकॉज स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, हैंस दैट इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल इन द सिस्टम। लेकिन यदि इसी को कंप्रेस करेंगे तो सोचिए एक्सटर्नल एजेंट कैसा वर्क करेगा। यदि इसको कंप्रेस करेंगे तो जरा सोचिए एक्सटर्नल एजेंट कैसा वर्क करेगा? निगेटिव ना? बिल्कुल नहीं। एक हाथ फिक्स कर लो तो आप फोर्स किधर लगा रहे हो? अंदर। डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है? अंदर। सो अप्लाइड फोर्स बाय द एक्सटर्नल एजेंट और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों सेम डायरेक्शन में है, हैंस एक्सटर्नल एजेंट इज डूइंग पॉजिटिव वर्क। ये बता कि स्प्रिंग जो है एक्सटर्नल एजेंट पे, मेरे हाथ पे कभी निगेटिव वर्क कर सकता है? कैन यू थिंक ए सिचुएशन जिसमें ये स्प्रिंग मेरे हाथों पे निगेटिव वर्क करे? तो ऐसा कभी संभव? ऐसा नहीं है बच्चों। संभव है? सोचो, पॉसिबल है? सोच लिए? सोचो। अच्छा चलो सोच लिया आप लोग। ऐसा करो कि स्प्रिंग को खूब खींच दो अभी, ठीक है? खूब खींच दिए, चलिए खींचिए, इसको पकड़े रहो, होल्ड करो, थोड़ा देर होल्ड करो। अब तुम थक गए तो अब क्या होगा? खींचे रहोगे बाहर आ जाएगा अंदर। कैसे? धीरे धीरे। तो खींचे रहोगे बाहर आ जाएगा अंदर। तो तुमने फोर्स किधर लगाया? बाहर। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? अंदर। ऐसे में एक्सटर्नल एजेंट कैसा वर्क किया? बोलो, निगेटिव। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। स्प्रिंग को खूब कंप्रेस कर दो, खूब दबा दिए, दबाए रहो। अरे बाबा थक गए, थकेगा तो क्या होगा? दबाए रहो अंदर, आ जाएगा धीरे धीरे बाहर। तो फोर्स किधर लगाए? अंदर। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? बाहर। ऐसे में एक्सटर्नल एजेंट कैसा वर्क करेगा? निगेटिव वर्क करेगा। ठीक है? तो स्प्रिंग का लेंथ जब भी डिफॉर्म होता है नेचुरल लेंथ से, चाहे वो लेंथ बढ़े चाहे वो लेंथ घटे, हमेशा उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। तो जब भी स्प्रिंग का लेंथ चेंज करता है, कहाँ से? नेचुरल लेंथ से, अनडिफॉर्म लेंथ से, चाहे वो लेंथ बढ़े चाहे लेंथ घटे, द पोटेंशियल एनर्जी हैज़ टू इंक्रीज। इसीलिए इस स्प्रिंग को यदि मैं कंप्रेस कर दूं बाय व्हाट लेंथ, इधर से F लगा दूं, दोनों तरफ इक्वल और अपोजिट लगा दूं, अब ये लेंथ हो गया L0 माइनस एक्स। एक्स क्या है बताओ? डिक्रीज इन द, अच्छा इसमें जो एक्सटेंशन किए हो तो दोनों एंड पे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? kx। दोनों एंड पे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स? kx। अब इसको यहां, अब L0 माइनस एक्स इज द फाइनल लेंथ, जहां x क्या है बताओ? x है डिक्रीज इन द टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम नेचुरल लेंथ।
तो दोनों एंड पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाना होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अगेन विल बी kx, और जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फिर बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, हाफ kx²। सो व्हेन एवर ए स्प्रिंग इज डिफॉर्म्ड फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, द एक्सटर्नल एजेंट हैज़ टू डू पॉजिटिव वर्क एंड द सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है गेट्स इंक्रीज्ड। यहाँ बच्चे लिखो x, लिखो अच्छे से लिखो, तो x लिखो, x इज इंक्रीज बढ़ोतरी, इंक्रीज और डिक्रीज in the total length of the spring, from its natural length, increase or decrease in the total length of the spring from its natural length, increase or decrease in the total length of the spring from its natural length, ठीक है बेटा, फ्रॉम इट्स बोलो नेचुरल लेंथ। यहां तो बात समझ में आई। इसको सिस्टम को पॉज करके लिख डालो। आई होप इसको लिख डाले होगे। तो जब भी x यूज होता है, जो डिफॉर्मेशन है, चाहे बढ़ाने के लिए चाहे घटाने के लिए, हमेशा कहाँ से मेजर्ड होगा, नेचुरल लेंथ से। और पूरे लेंथ में या तो बढ़ोतरी है, इंक्रीज है, या बोलो डिक्रीज है। क्वेश्चन लिखो, इफ ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय, खींच दिया जाता है, स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर from its natural length, 10 joule of work is required. 10 joule of work is required. ठीक है। If it is further stretched by 10 centimeter, then find the work done in further stretching. जरा आंसर ले लो, चॉइस ले लो तो तुम अच्छा करोगे। ऑप्शन ले लो तो तुमको गलती करने में आसानी होगा। 10 जूल, 20 जूल, 30 जूल। मैंने जो वर्क डन पूछा है वो फर्दर स्ट्रेचिंग में, मतलब उसके आगे 10 सेंटीमीटर से जो खींचे उसमें आपको वर्क डन निकालना है। सिस्टम को रोक पॉज कर दीजिए और खुद कर डालिए। अब मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, तब उसके बाद मेरे बच्चों ने सिस्टम को पॉज करके खुद कर डाले। तो चलो इसको करते हैं। हम आसानी के लिए ये मानेंगे कि एक स्प्रिंग, इस स्प्रिंग का एक एंड जो है वो फिक्स्ड है, तो तुमको समझने में आसानी होगा। और ज़रूर डिफाइन करो नेचुरल लेंथ। तो यहीं पे मेरे प्यारे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। इसके बाद आपने 10 सेंटीमीटर खींचा और इसको होल्ड किए रहो, पकड़े रहो, नहीं तो भाग जाएगा जी। जब तक मैं लिखता हूं इसको पकड़े रहो। कितना स्ट्रेच किए हो बताओ 10 सेंटीमीटर से। Then the required force is, the potential energy is work done is 10 joule. So 10 must be equal to half k into 0.1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो मेरे बच्चे। द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 2000 न्यूटन पर मीटर। 2000 न्यूटन पर मीटर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया 2000 न्यूटन पर मीटर। अब हमको इसके आगे और 10 सेंटीमीटर खींच दिए। अभी तक आपका आंसर आ गया होगा। द करेक्ट आंसर इज 40 जूल। सही किए हो? गलत है। आंसर इज 10 जूल। निकाले हो आंसर?
गलत है। क्या आंसर तो सीधा सीधा 20 जूल था। सब लोग सही किए हो ना? बिल्कुल गलत है। इसका मतलब आंसर बताओ, 30 जूल आएगा। सो 30 जूल इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, फर्दर 10 सेंटीमीटर खींचने में वर्डन चाहिए, तो यहां से यहां खींच दिए तो यहां का पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसमें x जब भी मेजर होता है वो नेचुरल लेंथ से मेजर होता है, वो डिफॉर्म लेंथ से मेजर नहीं होता। ठीक है? सो x इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। तो बताओ अब नेचुरल लेंथ से कितना इंक्रीज हो चुका है? 20 सेंटीमीटर। इसलिए द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी, इफ आई राइट हेयर, हाफ के टेल मी 2000, ठीक है, 2000 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर, एंड दिस कम्स आउट टू बी 40 जूल। इसका मतलब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 40 जूल हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी यदि 40 जूल है, पोटेंशियल एनर्जी यदि 40 जूल है, तो जो वर्डन होगा फर्दर स्ट्रेचिंग में, तो जरा सोचो, इतना में ही वर्डन निकालना है, इतने में। तो यदि इतने में ही हमको वर्डन निकालना है तो यहां तक ऑलरेडी कितने जूल का वर्क हो चुका है? हाँ, 10 जूल का वर्क हो चुका है। और पूरे स्ट्रेचिंग में यहां तक लाने में कितना वर्क हुआ है? 40 जूल। तो बताइए इस स्ट्रेचिंग में कितना वर्क होगा? 10 जूल तो पहले से एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी। अब 40 जूल हुआ तो तुमने एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग करके कितना एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड किया? 40 माइनस 10 केवल कितना हुआ बोलो? 30 जूल। इसीलिए आंसर 30 जूल है। इसलिए आंसर जो है बच्चों वो जो है सो 30 जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए स्प्रिंग ऑफ ए स्प्रिंग कांस्टेंट के, a spring of a spring constant K is first stretched by x naught, first stretched by x naught from its natural length, and then it is further stretched by x naught. And then it is further stretched by x naught. Find the work done in further stretching. Work done in further stretching. स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने k दिया है, तो आपको वर्क डन निकालना है फर्दर स्ट्रेचिंग में। ठीक है? तो पहले नेचुरल लेंथ से x नॉट स्ट्रेच किए, उसके बाद उसके आगे फिर x नॉट स्ट्रेच किए, तो अगला स्ट्रेचिंग जो है उसमें आपको वर्क डन निकालना है। ठीक है? स्प्रिंग कांस्टेंट इज के। थोड़ा वीडियो रोक दो और जिसको कर डालो। आई होप इसको आप लोग कर डाले। तो उसी तरीके से बच्चों एक एंड को आप फिक्स कर लो। ये स्प्रिंग है अपने नेचुरल लेंथ पे, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। पहले इसको x नॉट खींचे। ठीक है? ये नेचुरल लेंथ है, तो इससे कितना आगे ले गए भाई? x नॉट। तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा हाफ के x नॉट स्क्वायर। ठीक है? अब इसके आगे फिर कितना खींच दिए? x नॉट। तो जब भी आप इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो या फोर्स लिखते हो, उसमें जो x होता है, x हाफ के एक्स स्क्वायर या के एक्स में, वो इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग होता है, मेजर फ्रॉम नेचुरल लेंथ, मेजर फ्रॉम अनडिफॉर्म लेंथ। ठीक है? तो कोई भी फार्मूला बढ़े हुए लेंथ से या घटे हुए लेंथ से नहीं है, कहाँ से है? नेचुरल लेंथ से। इसी यदि हमको यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो
तो हमको जो x मेजर्ड होगा वो यहाँ से मेजर्ड होगा। तो बताइए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ k इंटू बोलिए 2x0 का होल स्क्वायर। तो फर्दर स्ट्रेचिंग मतलब यहां से यहां ले जाने में जो वर्क डन होगा वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब इस फर्दर स्ट्रेचिंग का जो वर्क डन होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ k इंटू 4x0 स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस हाफ kx0 स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चे इसको करोगे तो 2kx0 स्क्वायर माइनस हाफ kx0 स्क्वायर, तो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 3/2 kx0 स्क्वायर, 3/2 kx0 स्क्वायर। ये वर्क डन हो गया। अब हम लोग स्प्रिंग को सिस्टम का पार्ट मानते हुए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करेंगे। तो होगा क्या, स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, और यदि कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स वर्क करेगा तो सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व होगा। तो जब भी कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स वर्क करेगा तो सिस्टम का क्या कंजर्व होगा भाई, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो जब भी कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स वर्क करेगा तो सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि स्प्रिंग को अपने सिस्टम के अंदर ले आएंगे। तो अब हमारे पास दो टाइप के पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व होगा, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा बताओ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो यदि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, जो कंडीशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी चाहिए वो यदि फुलफिल्ड है, तो ऐसे में हम कहेंगे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी प्लस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी इनिशियली बराबर इसका भी फाइनल, इसका भी फाइनल और इसका भी फाइनल। कहने का मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी का दो अकाउंट हो गया हमारा, पहले केवल ग्रेविटेशनल अकाउंट था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, अब स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी भी पिक्चर में आ गया, स्प्रिंग को भी सिस्टम का हिस्सा लिए। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तीनों का सम क्या होगा, कंजर्व होगा, बशर्ते कि कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क ना करे और जो भी इंटरनल फोर्स वर्क करे वो कंजर्वेटिव हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, लिखो ट्रैक इज स्मूथ, ट्रैक इज स्मूथ, ये ट्रैक स्मूथ है, प्लेन हॉरिजॉन्टल है और ये स्प्रिंग है। इस ब्लॉक m मास का है, h हाइट से रेस्ट से छोड़े हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो लिखिए ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन द स्मूथ ट्रैक एट द गिवन पोजीशन। ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन द स्मूथ ट्रैक at the given position, then find maximum compression of the spring, maximum compression of the spring, स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन निकालिए। अब हम लोग सिस्टम में क्या क्या लेंगे, ब्लॉक लेंगे प्लस अर्थ लेंगे प्लस स्प्रिंग लेंगे। तो अर्थ और ब्लॉक के बीच में जो mg एक्ट करेगा वो इंटरनल होगा और कंजर्वेटिव होगा। तो इंटरनल और कंजर्वेटिव वर्क करेगा तो चिंता की बात नहीं है। ये नॉर्मल फोर्स एक्सटर्नल होगा जो इस पे लगेगा ड्यूरिंग द मोशन, लेकिन ये नॉर्मल फोर्स वर्क नहीं करेगा क्योंकि छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। तो वो भी चिंता की बात नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स लगा तो लेकिन वर्क डन नहीं किया। जब ब्लॉक स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो स्प्रिंग भी वर्क डन करेगा,
लेकिन दैट इज ऑल्सो इंटरनल एंड कंजर्वेटिव। तो इंटरनल कंजर्वेटिव है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। लेकिन जरा सोचो, जब ब्लॉक स्प्रिंग को दबाएगा तो स्प्रिंग भागना चाहेगा, तो वॉल जो है ऐसे एक फोर्स लगा देगा स्प्रिंग पे और स्प्रिंग को आगे जाने नहीं देगा। नॉट टेल मी दिस फोर्स इज एक्सटर्नल और इंटरनल। ये बात बच्चे बताओ कि ये जो फोर्स है ये इंटरनल फोर्स है कि एक्सटर्नल फोर्स है? ये एक्सटर्नल है। तो यदि ये एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर गया तो इतने सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा सकते हो? हाँ, करा सकते हैं। बिकॉज दिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो यहां पॉइंट है जिस पे लग रहा है वो मूव नहीं कर रहा है। इट मीन्स दैट फोर्स इज नॉट डूइंग एनी वर्क। सो इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज नॉट मूविंग देन दैट फोर्स डजंट डू एनी वर्क। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स जरूर एक्ट किया लेकिन ये वर्क डन नहीं किया। तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगा तब तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाने में कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तब होता है जब या तो एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर जाए या इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर जाए। यदि इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है तो तब कोई चिंता की बात नहीं है। इसका मतलब इस तीनों मिला के सिंगल सिस्टम लोगे तो सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। अब ये ब्लॉक आएगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करता जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन पे जाके इंस्टैंटेनियसली इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। मैक्सिमम कंप्रेशन पे जाके इसका इंस्टैंटेनियसली वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। तो जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा फिर ये वापस आएगा। तो लेट द मैक्सिमम कंप्रेशन इज, स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए लेट द मैक्सिमम कंप्रेशन इज x। तो x कंप्रेशन के बाद योर काइनेटिक एनर्जी 0। अब यहीं पे हम यदि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 ले लें तो जब यहां से चला था तो टेल मी द काइनेटिक एनर्जी 0। जब यहां से चला था तो काइनेटिक एनर्जी 0। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, स्प्रिंग में एनर्जी इनिशियली 0। तो देखो बेटा, तो हमारे पास एनर्जी रखने के लिए, मैकेनिकल एनर्जी रखने के लिए 3 अकाउंट हो गया: ग्रेविटेशनल बैंक, स्प्रिंग बैंक और काइनेटिक एनर्जी बैंक। तीनों बैंक का इनिशियल डिपॉजिट बराबर तीनों बैंक का फाइनल डिपॉजिट। ठीक है, किसी बैंक में यदि 0 अकाउंट, 0 बैलेंस है तो 0 बैलेंस भी लिखा करेंगे, भले वो 0 ही क्यों ना हो। जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बैंक में शुरू में जब चला था तो 0 है, ग्रेविटेशनल बैंक में जम के है mgh इसके रेस्पेक्ट में, और स्प्रिंग बैंक भी नेचुरल लेंथ पे है तो इसका अकाउंट भी खाली है। खाली हो तो क्या हुआ, लेकिन लिखेंगे। ठीक है, तो तीनों का इनिशियल सम बराबर तीनों अकाउंट का फाइनल डिपॉजिट, फाइनल सम। तो एट मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी अगेन बिकम्स 0। ऐसा नहीं कि काइनेटिक एनर्जी बैंक में एनर्जी आया नहीं था, आया था रास्ते में, फिर लेकिन वो निकाल लिया गया। पहले वेलोसिटी गेन किया और फिर लूज किया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी खाली हो गया, रेफरेंस लाइन पे आ गया। तो सारा का सारा मैकेनिकल एनर्जी किस में है? स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में है। कितना? ½ kx²। तो तीनों का इनिशियल सम बराबर तीनों का फाइनल सम। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से x आ जाएगा √2 mgh/k। नेक्स्ट लिखो, ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। सिस्टम को पॉज करके इसको उतार लो। ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन द स्मूथ ट्रैक at the given position, at the given position, then maximum compression caused in the spring is equal to H. Maximum compression caused in the spring is also equal to H. ऑल्सो इक्वल टू एच, मतलब जिस हाइट से गिराए उतना ही इसको ये कंप्रेस कर दिया। देन फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट
देन फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट निकालो, एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का जो मैक्सिमम कंप्रेशन है उस इंस्टेंट पे इसका एक्सेलरेशन निकालो। तो मेरे प्यारे बच्चों, बेटा इसको ऐसा कर कि वीडियो रोक दे, सिस्टम को पॉज कर दे, खुद से प्रयास कर। मैंने सिखाया ना, इसको खुद से कर डालता, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। आई होप आप इसको कर चुके हो और सबसे आ भी गया है। बस यही ध्यान रखना है ऑनलाइन में कि खुद सतर्क रहना है, बिना किए सॉल्यूशन, खुद से किए टीचर का सॉल्यूशन किसी हालत में देखना ही नहीं है, बिना अपना प्रयास किए, है ना। हर एक का दिमाग डिफरेंट होता है, बच्चे अपने ढंग से थोड़ा सीखते हैं, तो वो मौका मिलना चाहिए आपको। तो उसको तरीका है कि आप अपने ढंग से वीडियो को रोक दो। अब हम फिर से इसको करें, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ 0 ले लें। तो यहाँ से चला, इसको कंप्रेस करेगा कब तक, जब तक इंस्टेंटेनियसली इसका वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो जब यहाँ से चला है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज mgh, काइनेटिक एनर्जी तो बेचारा 0 ही है। अच्छा, स्प्रिंग में भी कोई एनर्जी नहीं है, बोलो क्यों? नेचुरल लेंथ पे है। यदि स्प्रिंग पहले से कंप्रेस्ड रहता या स्ट्रेच रहता तो होता। अब जब मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ गया, मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी तो भाई फिर से 0 हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी 0 हो गया। देन व्हाट इज द एनर्जी इन द स्प्रिंग? हाफ kh²। यहां से मेरे बच्चे k का वैल्यू आएगा 2mg/h। देख लो, अब ये k का वैल्यू आ गया। यदि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो मेरे बच्चों, तो एट द इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन ऐसे क्या एक्ट करेगा? mg। ऐसे क्या एक्ट करेगा? नॉर्मल फोर्स। ऐसे कौन फोर्स लगाया? स्प्रिंग। कितना? kx, सो दैट इज kh। ठीक है, और यही नेट फोर्स होगा उस इंस्टेंट पे। तो kh मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी पूछे हैं, k का वैल्यू वहां से पुट कर दो तो h कट जाएगा, k इंटू एच ले लो बराबर ma। तो मेरे बच्चे ये एक्सेलरेशन हो गया 2g। कैन यू टेल मी द डायरेक्शन? आगे की पीछे? पीछे। जिधर नेट फोर्स होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा। अब आप वीडियो रोक के और इसको कर डालो, फिर से देख लो। नेक्स्ट लिखो, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग maximum compression of the spring, assuming horizontal surface to be smooth, and also find its speed of the block when compression is half of the maximum compression. स्मूथ सरफेस है, when compression is half of the maximum compression. Compression is half of the maximum compression. अब आप वीडियो को रोक दीजिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और इसको कर डालिए। बिना किए सॉल्यूशन नहीं देखना तो नहीं देखना। तो आई होप इसको आपने कर डाला। अब सॉल्यूशन देखो, लेट द मैक्सिमम कंप्रेशन इज x, और यहीं पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या ले लेते हैं? बोलो 0। तो जब यहां से चला था
तीनों एनर्जी लिखोगे। यहां से जब चला था तो काइनेटिक एनर्जी बोलो, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, रेफरेंस लाइन पे ही है। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे था, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब सीधे मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ जाओ। तो जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन पे आएगा तो इंस्टैंटेनियसली उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा मैक्सिमम कंप्रेशन पे? जीरो। इसीलिए मैक्सिमम कंप्रेशन पे काइनेटिक एनर्जी बोलो जीरो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो ही रहा, तीनों लिखेंगे। एंड व्हाट इज एनर्जी इन द स्प्रिंग? हाफ के एक्स स्क्वायर। देन एक्स इक्वल्स टू हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, एम वी नॉट स्क्वायर बाय के। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा, हाफ कैंसिल हो गया तो ये हो गया एम वी नॉट स्क्वायर बाय के। इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा यहां से अंडर रूट ऑफ एम बाई के इंटू वी नॉट। ये मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया। अब आपसे कहता है कि स्पीड निकालिए जब कंप्रेशन हाफ ऑफ द मैक्सिमम कंप्रेशन हो। तो मतलब हम चाहते हैं यहां जब x बाई टू हो, x बाई टू हो, उस क्षण इस ब्लॉक का कितना वेलोसिटी रहा होगा जब x बाई टू रहा होगा। तो फिर से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर लें, यहीं से चलें। काइनेटिक एनर्जी बोलो, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, एनर्जी इन द स्प्रिंग जीरो। यही जब मैक्सिमम कंप्रेशन पे आया वो हमको नहीं लिखना, हमको लिखना है जब कंप्रेशन x बाई टू है। तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन के पहले रहेगा तो जरूर उसके पास क्या बचा रहेगा? वेलोसिटी। तो हमको इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी चाहिए जब कंप्रेशन हाफ ऑफ द मैक्सिमम कंप्रेशन है। इसका हम तो वहां काइनेटिक एनर्जी बचा हुआ है हाफ एम वी स्क्वायर। उस समय पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल तो जीरो होगा, बट देयर विल बी एनर्जी इन द स्प्रिंग हाफ के एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो यहां हाफ हर जगह से कैंसिल कर दो एंड व्हाट यू गेट? वी गेट एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर बाय 4। अब के एक्स स्क्वायर का वैल्यू उसमें पुट कर दो, यहां से के को इधर ले जाओ तो क्या पाते हो कि एम वी नॉट स्क्वायर बराबर एम वी स्क्वायर प्लस, यहां से बच्चे एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट करो तो के और के कैंसिल हो जाएगा, या के एक्स स्क्वायर इकट्ठे पुट कर दो तो ये हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाय 4। अब यहां से करोगे तो एम वी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1 बाय 4 इज 3 बाय 4 एम वी नॉट स्क्वायर। तो ये v इक्वल्स हो जाएगा √3 बाई 2 इंटू वी नॉट। कुछ लोग इसी को SHM वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा मेथड बता के हम कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको। तो ये कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी इतना आ गया, इस उधर किए तो 1 माइनस 1 बाई 4 इज 3 बाई 4, सो √3 बाई 2 वी नॉट। यहां तक कर लिए हो गए। नेक्स्ट करते हैं, पॉज करके उतार लोगे। देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस इज स्मूथ, हॉरिजॉन्टल सरफेस इज स्मूथ, find compression in the spring, compression in the spring, spring constant K है, compression in the spring
when velocity of the block becomes v naught by root 2, when velocity of the block becomes v naught by root 2, तो वहाँ पे आपको स्प्रिंग में कंप्रेशन निकालना है। वीडियो को रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए और इसको कर डालिए। वीडियो को रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए और इसको कर डालिए। सफिशिएंट टाइम लीजिए। तो आपने सफिशिएंट टाइम लिया और इसको कर डाले। तो हमको ये x निकालना है जब मेरा वेलोसिटी v नॉट बाई रूट 2 हो जाएगा। अब कंजर्वेशन ऑफ, इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो ले लें, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करें, इट इज हाफ m v नॉट स्क्वायर ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो प्लस स्प्रिंग में एनर्जी जीरो। नेचुरल लेंथ पे है, पहले से स्प्रिंग कंप्रेस होगा तब लेंगे। जब यहाँ आ गया तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे ये मैक्सिमम कंप्रेशन नहीं है, वेलोसिटी बचा है, तो हाफ m इसका स्क्वायर करोगे तो v नॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस ग्रेविटेशनल जीरो हुआ, एनर्जी इन द स्प्रिंग बोलो हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपको x निकालना है। तो मेरे बच्चे इसको खाओ, हर जगह से कैंसिल करो, इसको इधर ट्रांसपोर्ट करो। तो ये 1 है, ये 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2 इज 1/2, तो ये हो जाएगा m v नॉट स्क्वायर बाई 2 बराबर के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इससे मेरे बच्चे सॉल्व करो, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ x, विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू पता चल जाएगा। इसी को SHM से भी कर सकते हैं, लेकिन उसको तुम खुद ही एक्सप्लोर करोगे। तो x बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखोगे 2 बचा है ना बच्चों, हाँ 2 बचा है, तो m/2 का अंडर रूट इंटू v नॉट। ये एक्स स्क्वायर ले आओगे तो 2 के नीचे आएगा, अंडर रूट करोगे तो ये आ जाएगा। तो बच्चों देखो, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये ब्लॉक है रेस्ट में, और ये दोनों स्प्रिंग अपने अपने नेचुरल लेंथ पे है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट बोलो K2 है। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ में है। ठीक है, अब ये यहां पे रेस्ट में है। अब लिखो, ब्लॉक इज शिफ्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द गिवन पोजीशन बाय x नॉट and then released, find its speed when block achieves its, when spring achieves its natural length, spring achieve its natural length, जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ को अचीव कर ले। तो ये यूं हुआ कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और शुरू में दोनों स्प्रिंग अपने अपने नेचुरल लेंथ पे है। पहले वीडियो को रोक करके खुद कर डालो, इस वीडियो को रोक के खुद कर डालो। आई होप कर डाले तुम लोग। अब ये जो अपना है, ये नेचुरल लेंथ था, यहां पे ले आए, यहां पे तो K2 वाला बेचारा कंप्रेस हो गया। कितने से भाई? x नॉट से। और K1 वाला क्या हुआ? स्ट्रेच हो गया। कितने से भाई? वो भी x नॉट से।
तो ये x नॉट से खींच गया, ये x नॉट से दब गया। अब यहीं पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो ले लें और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दें, तो जब यहां से चला था तो काइनेटिक एनर्जी बताओ, जीरो। तो पहले यहां का एनर्जी बराबर यहां का एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो लिखते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो जीरो ही है। स्प्रिंग दोनों में एनर्जी होगा, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी दोनों में होगा। तो K1 में होगा K1 x नॉट स्क्वायर। स्प्रिंग का लेंथ जब भी नेचुरल लेंथ से डिस्टर्ब होगा, चाहे लेंथ बढ़े चाहे लेंथ घटे नेचुरल लेंथ से, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बढ़ता है। तो पोटेंशियल एनर्जी फिर ये हो जाएगा K2 x नॉट स्क्वायर बराबर, जब वापस नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा तो तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv स्क्वायर। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी जीरो जीरो होगा और ग्रेविटेशनल तो जीरो ही रहा। इसको कैलकुलेट करोगे देन आपका v आ जाएगा कितना, अंडर रूट ऑफ, मेहनत कर लो मेरे बच्चे, K1 प्लस K2 बाय m इंटू एक्स नॉट। ठीक है, इसी क्वेश्चन को जो एसएचएम जानते हो उससे कर सकते हैं। उनको पढ़ाया जाता है कि ये मीन पोजीशन होगा जहां नेट फोर्स जीरो है, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम वेलोसिटी होता है ओमेगा इंटू ए। ए इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, दैट्स द एम्पलीट्यूड। तो यहां ज्यादा ज्यादा कितना डिस्प्लेसमेंट है, एक्स नॉट। तो ए का वैल्यू है एक्स नॉट, और ओमेगा होता है अंडर रूट ऑफ के बाय एम, और यहाँ के इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट के आपको पढ़ाया जाएगा K1 प्लस K2 बाय एम। इन दोनों को यहाँ पुट कर दीजिए तो यही भी मैक्सिमम आ जाएगा जो मीन पोजीशन पे है, मतलब वापस जब यहाँ आएगा तब जो वेलोसिटी आएगा, दोनों पुट कर दो यही आ जाएगा। तो एसएचएम से भी कर सकते हो। अब देखो बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा तो नहीं रहा हूं अभी, लेकिन हल्का फुल्का थोड़ा सा उसको यूज करेंगे, है ना, कहीं कहीं यूज करेंगे, तो उसका हल्का सा ज्ञान दे देते हैं, और ये ज्ञान आपको पहले से है। सभी बच्चे जानते हैं कि जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, पार्टिकल का जब लीनियर एसएचएम होता है, लीनियर एसएचएम, तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां नेट फोर्स जीरो होता है, और जिस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो होगा नेचुरली वहां एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। दैट पॉइंट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन कौन पोजीशन होगा बच्चों, जहां ऑस्किलेटिंग पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो हो। तो जहां ऑस्किलेटिंग पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो हो या ऑस्किलेटिंग पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो हो, दैट इज द मीन पोजीशन, वही उसका मीन पोजीशन है। ठीक है मेरे बच्चों। अब इसके पास दो एक्सट्रीम पोजीशन होता है ना, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है और एक एक्सट्रीम पोजीशन ये है। तो मीन से दोनों एक्सट्रीम का दूरी बराबर बराबर होता है। तो यहीं पे हम x जीरो ले लें, x इज मेजर फ्रॉम नॉट ओरिजिन बट फ्रॉम मीन पोजीशन, x इज मेजर फ्रॉम नॉट ओरिजिन बट फ्रॉम बोलो मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे ही मैंने x को जीरो ले लिया। तो यहां पे जो x होगा ये पॉजिटिव एक्सट्रीम होगा, ये x बराबर a होगा, और ये ठीक है, और ये x बराबर माइनस a होगा। तो जब बॉडी ऑस्किलेट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, तो इस मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। वेलोसिटी जीरो होगा किस पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होता है। ठीक है, मीन पे सबसे ज्यादा। सो डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड वन ऑफ द एक्सट्रीम इज व्हाट, एम्पलीट्यूड।
distance between the mean and one of the extreme is what? Amplitude. So amplitude is the maximum displacement measured from origin और mean position. mean position जहाँ पे ऑस्किलेटिंग बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है एम्पलीट्यूड फ्रॉम विच पोजीशन? फ्रॉम नॉट एवरीवेयर, फ्रॉम मीन पोजीशन. ठीक है. अब पार्टिकल जैसे यहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है, वेलोसिटी यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो मोशन कैसे होता है बच्चों? जैसे इधर जा रहा है, जैसे इधर जा रहा हो तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा यहाँ होगा v मैक्सिमम, और यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होगा. जब यहाँ पे आएगा तो v पहले से कम हो जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टेड रहता है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और यहाँ पे आके वेलोसिटी 0 होता है और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है. एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है. ठीक है. तो मैं केवल फार्मूला लिखता हूं कि यहाँ पे यदि आप स्पीड का जनरल फार्मूला लिखते हो, स्पीड का, नॉट टाइम वेलोसिटी, हम प्लस माइनस, ठीक है, हम केवल स्पीड ले रहे हैं, तो ये फार्मूला आप सुने होंगे, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये विजिबल होगा है हो. सो वी इक्वल टू क्या है बोलो? ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये स्पीड है, नॉट वेलोसिटी, ये केवल पॉजिटिव वैल्यू है. एक्सेलरेशन जो होता है जनरल एक्स पे, वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है. जो जनरल एक्स पे नेट फोर्स होता है वो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है. मैं एसएचएम पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं ये सब होता है. जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हाफ एम वी स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हाफ एम, ये के एक्स स्क्वायर होता है, तो ये होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. यही एम ओमेगा स्क्वायर जो है वो के है, यही एम ओमेगा स्क्वायर जो है के है. क्यों? क्योंकि ओमेगा होता है अंडर रूट के बाय एम, तो यदि तुम स्क्वायर कर दो तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो गया के बाय एम, इसलिए के बराबर बोलो एम ओमेगा स्क्वायर. तो यही के बदला है. अब इसमें क्या है कि यदि आप इतना लिखते हो, इसका मतलब आपने रेफरेंस लेवल जो चूज किया है इस तरीके से कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी मीन पोजीशन पे 0 है. सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी जो भी है, सारा टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है मीन पोजीशन पे 0 है. और यदि मीन पोजीशन पे आप 0 नहीं लेते हो पोटेंशियल एनर्जी, तब यहां प्लस सी आ जाता है. ठीक है. तो यदि आप सी लेते हो, इसका मतलब एक्स 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है, और सी नहीं लेते हो तो अपना डिफरेंस लेवल इस तरह से चूज किए हो जिससे मीन पोजीशन पे आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? 0 हो गया. सो डिपेंड करता है किस तरह से आप रेफरेंस लेवल पोटेंशियल एनर्जी के लिए चूज किए हो. ठीक है. यहाँ सी आ भी सकता और नहीं भी आ सकता. अब टोटल एनर्जी जो होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यदि हम सी नहीं लेते हैं तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू बोलो ए स्क्वायर प्लस सी भी हो सकता है, इन दोनों का सम, यदि यहाँ सी लेते हो तो. अब एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ एक्स जब ए हो जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए. फोर्स का भी मैक्सिमम वैल्यू आप जान जाओगे. यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा भाई? 0. और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा. डू यू नो व्हाट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो कि टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगा. यहां हम c इक्वल टू 0 लिए हैं, और मीन पोजीशन में जब आ जाओगे तो x 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन भी 0 है. लेकिन स्पीड देखो, स्पीड यहां x 0 करोगे तो ओमेगा ए आया, तो स्पीड मैक्सिमम है. स्पीड मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा. हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एक्स 0 कर दो, और पोटेंशियल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बोलो? 0.
लेकिन कोई पहले से मान ले कि यहाँ पोटेंशियल जीरो ना होकर के सी है, तो यहाँ प्लस सी जुड़ जाएगा. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस लेवल वेयर द पोटेंशियल एनर्जी यू एज्यूम इट टू बी जीरो, और उसको जिस तरह से आप एडजस्ट करते हो. ठीक है, तो वीडियो को रोक के इतना कर डालो, है ना, इसको हम लोग यूज़ करेंगे.